नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल विद चौहान में। तो भाई आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया, बिजी था काम पर। आपको पता चली गई होगी ये इन्फॉर्मेशन। जो मेरे भाई वर्क परमिट पे आए हुए हैं क्रोएशिया में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, तो ये उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ ये है भाई, वो लोग अभी शेंगन में एंटर हो सकते हैं। उनको कोई डोंकी नहीं लगानी पड़ेगी, कोई चीज़ ऐसी कोई अनलीगल काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। तो भाई ये लोग हैं जो आएंगे, अब सीधा वर्क परमिट पे आएंगे। वर्क परमिट पे वही सीधा अपना एंटर हो सकते हैं कहीं भी यूरोप में, लेकिन वो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पुर्तगाल का हमें कार्ड मिल जाता है 2 साल का, टीआरसी मिल जाती है पुर्तगाल की, तो उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं कहीं यूरोप में। तो ऐसे ही ये रोमानिया का और बुल्गारिया का और क्रोएशिया का भी ऐसा ही होगा। अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट पे आते हो इंडिया से, रोमानिया में, क्रोएशिया में, बुल्गारिया में, तो वहाँ पर आके आप वहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि आप वहाँ की टीआरसी पे आप पूरा यूरोप घूम सकोगे, क्योंकि बॉर्डर ओपन हो जाएंगे तो आपको कहीं डोंकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोंकी का मतलब आपको पता ही है कहाँ से लगती है, कैसे लगती है, और कितनी तकलीफ़ उसको झेल के हमें कहाँ कहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ उन भाइयों के लिए जो मेरे भाई वहाँ पे वर्क परमिट पे पहुँचे हुए हैं, जो पहुँचने वाले हैं। जिन लोगों ने इंडिया में अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। बाकी जो मेरे भाई सर्बिया आ रहे हैं, सर्बिया से आपको पता ही है भाई कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है। स्ट्रिक्ट इसलिए हो चुका है, वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया है और जितने भी जर्मनी है, जितने भी ये कंट्री हैं, इन कंट्रियों ने सर्बिया को वार्निंग दे रखी है। अभी अगर आपको यहाँ पे अपने अनलीगल आदमी आने बंद नहीं किए तो आपको फ़ाइन करेंगे, या आपको कुछ ना कुछ, जैसे ईयू में पड़ता है, ठीक है, तो वो उसमें से आपको कुछ ना कुछ भाई कर देंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। बाकी जो वीज़ा है ऑन अराइवल, आपको पता ही है, जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो तो बंद होने जा ही रहा है। ठीक है, तो उसकी वो कुछ ना रिक्वायरमेंट रख देंगे, या तो अगर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया से, ठीक है, वीज़ा लेके आना पड़ेगा। लेकिन ऑन अराइवल वीज़ा 1 जनवरी से आई थिंक बंद होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनलीगल अपने आदमी एंटर होते हैं और वापस कोई नहीं जाता है भाई। पूरा डाटा होता है उनके पास, वो कितने आदमी एंटर हो रहे हैं और कितने वापस जा रहे हैं, ये हर चीज़ उनको पता होती है। और कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि दुबई से, पहले आपको पता ही होगा दुबई से कितने लोग आए हैं, और दुबई से जितनी भी एयरलाइन थी उन सबको फ़ाइन हो गया है। जो एयरलाइन उठाती थी आदमियों को लेके जाती थी, छोड़ती थी, टिकट देती थी, तो उन सब एयरलाइन को फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी आपको पता है एक कंट्री और है, वहाँ से ये काम चल रहा है। तो मेरे भाई, मैं तो सबको यही बार बार बोलता हूँ भाई, आप वर्क परमिट लेके आओ। शुरू से बोलता आ रहा हूँ भाई, मैं 2 साल से वीडियो ऐसे आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, देता आ रहा हूँ। आप उनको हर वक्त में यही बोलता हूँ भाई, वर्क परमिट पे आओ रोमानिया के, और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो अभी तो भाई वो तकलीफ़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी जब आपको टीआरसी बन जाएगी। उस टीआरसी पे आप बाय एयर, बाय बस, आप कहीं पे भी आप पूरे यूरोप में घूम पाओगे। ठीक है, तो ये इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। प्लस जो मेरे भाई आना चाहते हैं सर्बिया, जिनका वर्क परमिट नहीं लग रहा है, जो रिफ्यूज़ हो चुका है वर्क परमिट भाई, ठीक है, वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो चुका है, वो लोग क्या करें। तो उनके पास तो वही ऑप्शन तो वही है, फिर लास्ट जो आ सकते हैं भाई इस मंथ के पहले पहले वो एंट्री ले लेते हैं, जहाँ उनको मिल जाती है, कैसे भी वो खुद लेते हैं, किसी के थ्रू लेते हैं। अगर वो एंट्री ले लें तो सबसे अच्छी बात है, वो एक बार एंटर तो हो जाए सर्बिया में, ठीक है, इस महीने में, दिसंबर में, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर एंट्री बंद होगी तो भाई फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, सर्बिया में एंट्री लेनी मुश्किल हो जाएगा, कि वीज़ा उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो रिक्वायरमेंट होगी, या हो सकता है वो आप पूरी ना कर पाओ। वही शेंगन वाली जो होगी है, जैसे आप इंडिया से शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हो, उसके लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, 6 मंथ की आपको सैलरी स्लिप चाहिए, फिर आपको बैंक अकाउंट चाहिए, उसमें आपके सैलरी आनी चाहिए, फिर आपको लीव लेटर चाहिए, आप किस कंपनी में काम करते हो, और आपके फ़ंड कितने पुराने हैं, और आपने कैश डाला है उसमें, जहाँ आपका सैलरी आ रही है, वो हर चीज़ आपको पता है, शो करनी पड़ती है। अगर ऐसा कुछ सर्बिया ने कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल होगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी भाई, फिर आपको सर्बिया का वीज़ा भी नहीं मिलेगा। अगर सर्बिया का वीज़ा नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको वर्क परमिट फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो भाई उसमें टाइम कितना लगता है आपको मालूम है, 6 महीने भी लग जाते हैं, 8 महीने भी लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल ये प्रोसेस है 6 से 8 मंथ का भाई। साल भी लगा है, आपको मैंने हर वीडियो में बताया भाई। वर्क परमिट आने में अगर जो लीगल तरीके से वर्क परमिट अप्लाई होता है वो उसको 1 साल भी लग जाता है वीज़ा आने में। तो सबसे अच्छी बात ये है भाई, आपको कोई कहीं पे आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ से बाई एयर बैठोगे, सीधा आप कंपनी में आओगे। कंपनी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करती है, रहना खाना हर चीज़ देती है कंपनी में। हाँ, पैसे ज़रूर कम बनते हैं भाई, रोमानिया में, बुल्गारिया में, क्रोएशिया में ये चीज़ मानने वाली है, पैसे ज़रूर कम बनते हैं। लेकिन आपको एक रास्ता मिल जाता है जो कि आसान रास्ता होता है, आप कहीं पर भी ईजी जा सकते हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, आप कहीं पे भी आपकी टीआरसी बनी होगी, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कहीं पे भी आप किसी तरीके से भी आप पूरा यूरोप घूम सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ पे आप लीगल तरीके से एंटर हो जाते हो सर्बिया में, सर्बिया बोल रहा हूँ भाई, रोमानिया में, क्रोएशिया में एंटर हो जाते हो, तो उसके बाद आपको वहाँ पे रहना है या नहीं रहना है ये तो बाद की बात है ना। ठीक है, अगर आपकी सैलरी अच्छी बन रही है वहाँ पे रोमानिया में या क्रोएशिया में 600-700 यूरो बन रहा है, अगर आपके पास अच्छी स्किल है, जैसे कारपेंटर है या कोई भाई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, या कोई जेसीबी चला लेता है, या कोई ट्रक ड्राइवर है, या कोई ड्राइविंग पे है, तो उनकी सैलरी अच्छी है भाई। 700 से लेके 1000 यार ज़रूर भी लेते हैं वो लोग। तो वो अगर काम वहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद आप जाके पुर्तगाल में, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवा लेते हो, तो आप एक लीगल तरीके से एंटर हो रहे हो। अगर आपको कल को टीआरसी चेंज भी करनी है, अगर आप वहाँ पे रह भी रहे हो, आपको वहाँ पे एक्सटेंड होती रहेगी आपकी टीआरसी, जैसे कि रोमानिया में, क्रोएशिया में, तो वो आपको मालूम है पहले आपको 2 साल की देंगे, 2 साल के बाद कब 3 साल की देंगे। तो आपको आगे आगे लगा के चलो भाई, आप पासपोर्ट भी वहाँ का अप्लाई कर सकते हो लीगल तरीके से, आप नेशनलिटी भी ले सकते हो। अगर लीगल तरीके से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करोगे। अगर आप वहाँ पे मैरिज कर लेते हो भाई किसी लड़की से, तो वो तो फिर आपको पता है 2 से 3 साल भी नहीं लगेंगे आपको नेशनलिटी लेने में। ठीक है, तो आपको सीधा 5 साल का, अगर बहुत भाई आपको ऑफ़र आएगी। ठीक है, अगर वहाँ पे जाके अगर लैंग्वेज सीख लेते हो, बहुत कुछ है। तो भैया यूरोप में आ गया तो भाई आपको पता है पूरे यूरोप वाले पासपोर्ट, तो आप अमेरिका, कनाडा, लंदन में तो आपको मालूम है फिर एंट्री मिल जाती है। जैसे पुर्तगाल पे पासपोर्ट पे आपको अमेरिका, कनाडा में एंट्री है, पूरे यूरोप में, लंदन में पूरी एंट्री है। तो ये चीज़ हो जाती है अगर आप रोमानिया का या क्रोएशिया का पासपोर्ट ले लेते हो। लेना भी आपको पता टाइम लगता है, ये तो है नहीं भैया आप वहाँ पे गए और आपको सीधा पासपोर्ट मिल जाए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। 5-7 पुर्तगाल में भी भाई आपको 5 साल वेट करनी पड़ती है नेशनलिटी के लिए। पहले 2 साल का कार्ड मिलेगा, फिर आपको 3 साल का कार्ड मिलेगा, फिर आपको लैंग्वेज कोर्स चाहिए वहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए उनकी लैंग्वेज। उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करोगे तो उसमें भी साल खंड लगेगा भाई आने में। ठीक है, पहले आप वहाँ पे जाओगे, 2 साल रहोगे, 2 साल का टैक्स जाएगा, 2 साल वो गए। ठीक है, उसके बाद आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा, 2 साल का वो मिलेगा, उसके बाद 3 साल का आपको मिलेगा, वो आप पूरे करोगे, फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 6 साल तो लगेंगे ही भैया आपको नेशनलिटी लेने में। ठीक है, तो इससे अच्छा अगर आप वहाँ पे 5-6 साल में अगर आप रोमानिया, क्रोएशिया में मेहनत कर लेते हो, तो अगर वहाँ पे ही आपको ऐसा कुछ मिल जाए, इंक्वायरी करने में क्या जाता है भाई आपका, पहले आप इंक्वायरी करो, वहाँ पे ईजी है। तो वहाँ पे पुर्तगाल में तो भाई हर लोग, हर कंट्री वहाँ पे जाके पेपर बना रही है, डॉक्यूमेंट बना रही है, और इतना बिजी चल रहा है वहाँ पे प्रोसेस। ठीक है ना, तो आप कोशिश ही वहाँ पे करो। यहाँ पे आपका वर्क परमिट है, वर्क परमिट कहाँ पे है, रोमानिया में, क्रोएशिया में, वहाँ पे इतना रश नहीं है, भीड़ नहीं है। ठीक है, वही चीज़ अगर वहाँ पे आपको मिल सकती है तो आपको क्यों भागना है दूसरी जगह पे। अगर पुर्तगाल में तो आपको पता है भाई काम भी नहीं मिलता है, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन, मेरे फ्रेंड भी बहुत है वहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं भाई, काम ही नहीं मिलता। अगर मिलता है तो 25 से 30 यूरो पर डे के हिसाब से मिलता है। ठीक है, अगर रोमानिया में, क्रोएशिया में हो तो आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, काम भी है आपके पास, और अलग से आपको अगर डॉक्यूमेंट आपके एक्सटेंड होते रहें तो आपको क्या चाहिए भाई, आप क्यों पुर्तगाल धक्के खाने जाओगे। ठीक है, वो आपकी विश है, आपको जाना ही पुर्तगाल है, वहाँ के डॉक्यूमेंट लेने हैं। लेकिन फिर ये चीज़ भूल जाओ, अगर आपकी पीछे सपोर्ट है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, किसी वक्त भाई आपको लिए खाने के पैसे भी नहीं होते हैं, रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं वहाँ पे। तो अगर आपकी जेब में कुछ है
तो फिर तो आप वहाँ पे जाने का फ़ायदा है पुर्तगाल में भाई, ठीक है। नहीं तो आपको, अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई भाई है, कोई भी है, उनको पूछ लो पहले हालात क्या चल रहे हैं पुर्तगाल में, फिर अगर आप वहाँ पे आप ये काम जाके करो वहाँ पे। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप के कोई भी आपको वर्क परमिट है रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया का, तो कोशिश वहीं पे करो, आप वहीं पे पैर जमाओ और वहीं पे ही आप अपना कुछ ऐसा काम कर लो, कुछ अपना बिजनेस कर सकते हो टीआरसी पे, ठीक है। को हर घर भी ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हो। पुर्तगाल अगर कई कंट्री में और में जाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता भाई। अगर आपके वहाँ पे आपको ड्राइविंग आती है, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ही ले लो आप, रोमानिया का, क्रोएशिया का, पूरे यूरोप में वैलिड है भाई वो कंट्री के लाइसेंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो भाई, तो फ़ायदा नहीं है आपको, आप धक्के खाओ, वहाँ पे जाओ, इधर जाओ। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर रोमानिया का, क्रोएशिया का इंडिया से वर्क परमिट अप्लाई करके आओ और अच्छा पैसा भी कमाएगा आप पैसे भी जो कमा लगा के आते हैं वहाँ पे 3 लाख, 3.5 लाख, कोई 4 लाख, जितने का वर्क परमिट आपको मिलता है, आपका एक साल में पैसे भी पूरे हो जाएंगे और आपकी आईडी भी चलती रहेगी, आपको पैसे भी बनेंगे, सब कुछ वही लीगल तरीके से हो जाएगा। तो मेरी विश तो यही है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया ये शेंगन में नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी से वो आ रहा है, तो ये सब मेरे भाइयों के लिए गुड न्यूज़ है। तो जो नहीं है वर्क परमिट अप्लाई किया, तो वो भाई वो इंडिया में वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करो, जिनके पास लाइसेंस होल्डर कंपनी है, जैसे ठीक है पंजाब का या इंडिया लेवल पे जिनकी कंपनी है, जिसके पास लाइसेंस है, उनके पास आप अप्लाई करो, ठीक है, वर्क परमिट। और किसी के ऐसे ये रोड पे बैठे हुए ऑफिस खोल के तो बहुत दुनिया बैठी है, उनके पास मत जाओ, पैसा ले लेते एडवांस में, बाद में आपको कुछ मिलता नहीं। अगर 6 महीने भी आपके 50,000 लाख रुपया यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको थोड़े थोड़े दिए या किसी ने दिए ही नहीं, तो वो बहुत एक टाइम वेस्ट होता है, एक आपका दिल भी दुखता है भाई हमने अप्लाई किया था, हुआ नहीं, या किया नहीं। करने वाला तो भाई जो सही होता है काम, वो हर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता है भाई आपका प्रोसेस कहाँ पर पहुँचा है। तो 6 से 8 मंथ, 1 साल भी लग जाता है, तो वही काम करो मेरा भाई। तो ऑल द बेस्ट भाई, जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। तो इन्जॉय करो भाई। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ये इन्फॉर्मेशन थी भाई, तो हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अभी यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, हो सकता है मैं रोमानिया और बुल्गारिया, क्रोएशिया मैं जाऊँगा जनवरी फरवरी में, आपको लाइव वीडियो वहाँ पे लाइव दिखाऊंगा और घूम फिर के मैं आपको बताऊंगा। उनसे जो वहाँ पे मेरे फ्रेंड भी हैं जो बुला रहे हैं वहाँ पे, उन पे जाके डायरेक्ट आपसे बात करवाऊंगा। ओके भाई, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ।